हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हमारे चैप्टर 2 में 3 किंगडम्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंजाई। अब बचता है फोर्थ और फिफ्थ किंगडम, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया के जनरल फीचर्स को तो हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ लिया था। अब इन किंगडम्स को ब्रीफली हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में, जो कि है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो अभी अगर हम देखें इस चैप्टर में तो हमारे सारे किंगडम कंप्लीट हो गए और इसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इन पांचों किंगडम में लाई ही नहीं कर रहे थे, जिनको कोई स्पेस ही नहीं था क्योंकि उनके जो फीचर्स थे वो कुछ अलग ही थे। तो उनको अलग से पांचों किंगडम के बाद इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो आज हम उन सभी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है वायरस। अब वायरस होते हैं नॉट कंप्लीटली लिविंग। अभी तक हमने जितने भी किंगडम्स पढ़े, जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े, सब लिविंग थे, लेकिन वायरस जो होते हैं वो कंप्लीटली लिविंग नहीं होते, लेकिन ये कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं होते। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये समवेयर लाइक कर रहे हैं लिविंग्स के बीच में और नॉन लिविंग्स के बीच में। अब इनको हम लिविंग्स क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सेल, वही प्रेजेंट नहीं है। मींस वायरस है असेल्युलर। इन्हें क्यों बोला कि ये कंप्लीटली लिविंग नहीं है? बिकॉज दीज आर असेल्युलर। असेल्युलर मींस इनके अंदर सेल क्या है? एब्सेंट। सेल इज एब्सेंट। सेल जो सारे लिविंग का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वही वायरस में होता है एब्सेंट, इसलिए इनको हम लिविंग्स नहीं कह सकते। उसके बाद जो वायरस होते हैं ये होते हैं कंप्लीटली पैरासिटिक या ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब अगर इन्हें खुद को डबल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें किसी ना किसी होस्ट की जरूरत होती है। इन्हें कुछ भी करना है, अपने आप को ग्रो करवाना है, तो इन्हें कोई ना कोई चाहिए होस्ट। न्यूट्रिएंट को इनटेक करना है तो भी इन्हें जरूरत होगी किसी ना किसी होस्ट की। तो वायरस आर obligate parasite. obligate parasite. obligate means कंपल्शन आ गया यहाँ पे, कंपल्सरी। मतलब इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है? पैरासिटिक। दे रिक्वायर अ होस्ट। अब हम बात करें जब वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो वो होते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। होस्ट की आउटसाइड द होस्ट। जब वायरस होस्ट के बाहर होंगे, अभी उन्होंने होस्ट में एंट्री नहीं ली, तो वो बिहेव करते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब इनर्ट मीन्स होता है इनएक्टिव। केमिस्ट्री में भी हमने इनर्ट गैसेस देखी है जो रिएक्ट नहीं करती, इनएक्टिव। क्रिस्टलाइन मीन्स जिनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जैसे हमने शुगर और सॉल्ट देखा है, उसके क्या होते हैं? छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। तो वायरस जब होस्ट के बाहर होते हैं तो उनकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? इनर्ट होती है। मतलब वो इनएक्टिव होंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, और वो होंगे क्रिस्टलाइन। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। लेकिन यही वायरस जब एंटर कर जाते हैं होस्ट में, इनसाइड द होस्ट, आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द होस्ट बॉडी, वायरस होस्ट की पूरी मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेते हैं, टेक ऑफ कर लेते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं, और खुद को वहां पर क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, खुद का न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वायरस क्या करते हैं? हाईजैक या वी कैन से टेक ऑफ होस्ट मशीनरी। होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करके दे
replicate themselves, replicate themselves. रेप्लिकेट मीन्स होता है नंबर में इंक्रीज करना, डबल होना. क्या करते हैं? डबल हो जाते हैं या नंबर इंक्रीज हो जाता है उनका. और लास्टली क्या कर देते हैं? किल द होस्ट. होस्ट को ही क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं. वायरस जब लिविंग होस्ट की बॉडी के बाहर होंगे तो वो होंगे इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब अभी वो इनएक्टिव है, क्रिस्टल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर एंटर कर गए तो वो होस्ट की मशीनरी को हाईजैक कर देते हैं, खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं और एट द एंड होस्ट को क्या कर देते हैं? किल. अगर हम वायरस के वर्ड का मतलब समझे वायरस, तो वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड. वेनम या पॉइजनस फ्लूइड. ऑब्वियसली इसके नेम से पता चल रहा है ये हमारे लिए क्या है? डेंजरस है, डिजीज कॉजिंग है, पैथोजेनिक है, ये हमारे अंदर क्या करेंगे? डिजीज. अब ये था बेसिक सा ओवरव्यू वायरस के बारे में. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वायरस की डिस्कवरी को लेकर. तो वायरस की डिस्कवरी को लेकर सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट है डीजे इवानोस्की. इन्होंने 1892 में ऑब्जर्व किया टोबैको प्लांट को. डायग्राम बना लेते हैं. Suppose this is a tobacco leaf. इस टबैको प्लांट में यानी टबैको की लीफ में डिजीज हो रखी थी. इसके पास कोई ना कोई येलो पैचेस का फॉर्मेशन हो रहा था और ये पैचेस कैसे थे? इरेग्युलर. इस डिजीज को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज. टोबैको मोज़ेक डिजीज. टोबैको मोज़ेक डिजीज बेसिकली टबैको प्लांट में वो डिजीज है जिसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? मोज़ेक सा ब्लड से पैचेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला टबैको मोज़ेक डिजीज. इवानोस्की ने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज को कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया नहीं है. अब उसको ये बात कैसे पता चली कि वो बैक्टीरिया नहीं है? उसने क्या बोला कि ये डिजीज को कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर नॉट बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया तो ये उस फिल्टर से पास हो गए. अगर ये बैक्टीरिया होते तो ये उस फिल्टर को, उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, बिकॉज दीज पास्ड वाया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. लेकिन अभी भी वो इसका नाम नहीं बता पाए, बस उन्होंने ये बोला कि ये बैक्टीरिया से क्या है? छोटे हैं. और ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को क्या कर गए? क्रॉस कर गए. उसके बाद हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट है एमडब्ल्यू बीजरनिक. इन्होंने 1898 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और इन्होंने कॉइन कर दिया टर्म वायरस. तो वायरस की टर्म को क्रेडिट कॉइन करने का या वायरस टर्म बताने का क्रेडिट जाता है बीजरनिक को. किसको? बीजरनिक को. ईयर है 1898, याद रखना है क्योंकि मेंशन है एनसीईआरटी में. अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट है वो उसका इन्फेक्टेड पार्ट और किसी हेल्दी पार्ट को इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है. जैसे इन्फेक्टेड प्लांट है तो इट कैन इन्फेक्ट other healthy plant. It can infect other healthy plant. तो इन्होंने इसको वायरस को एक और नाम दिया which was contagium vivum fluidum. Which means contagium means infectious, meaning लिख लेते हैं. Contagium stand for infectious
वाइवम स्टैंड्स फॉर लिविंग एंड फ्लूइडम, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, फ्लूइड। इन्होंने वायरस को एक और नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो किसी भी दूसरे लिविंग सेल को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट। और इन्होंने जो वायरस टर्म था वो भी इन्होंने दिया, और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम भी इन्होंने बताया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें साइंटिस्ट आते हैं WM स्टैनली। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1935 में। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट to crystallize virus. क्रिस्टलाइज मीन्स वायरस के इनएक्टिव छोटे छोटे टुकड़ों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जमाना, ताकि हम उससे होने वाले डिसऑर्डर्स को स्टडी कर पाए, एज वेल एज अगर हमें कोई ड्रग का फॉर्मेशन करना है तो वो भी हम कर पाए। वो होता है रिसर्च बेसिस के लिए। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ही वाज स्टेनले एंड द ईयर वाज 1935। और इन्होंने ये देखा कि जो वायरस होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। तो यहाँ पर वायरस के डिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना था, इवानोस्की, बीजरनेक और स्टेनले। बीजरनेक का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इन्होंने ही टर्म बताया था हमको वायरस। अब नेक्स्ट है वायरस का स्ट्रक्चर। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज मेनली न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के। वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का। यहाँ पर अगर हम पार्ट्स करें तो न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो से क्या मतलब है, न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन, एज वी ऑल नो, प्रोटीन का क्या बना होता है, कोट। प्रोटीन का होता है कोट। वायरस के स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 चीजें हैं, एक तो है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन का कोट। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली क्या कंटेन करेगा, जेनेटिक मटेरियल। और प्रोटीन कोट करेगा, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। वायरस के स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, एक है न्यूक्लिक एसिड, वो स्टोर करेगा जेनेटिक मटेरियल को, और दूसरा है हमारे पास प्रोटीन का बना हुआ कोट, जो कि इसके न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट। अब हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो हो सकता है डीएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरस के जेनेटिक मटेरियल में कभी भी डीएनए और आरएनए साथ नहीं होंगे, तो स्टार पॉइंट होगा नेवर बोथ डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए और आरएनए एक साथ कभी भी नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर हम बात करें किस में डीएनए होगा किस में आरएनए होगा, तो एग्जांपल्स लिखते हैं। जो भी वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स, उनमें जेनेटिक मटेरियल होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो भी वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनका जेनेटिक मटेरियल होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, जिनको हम बोल देते हैं बैक्टीरियोफाज, उनमें जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे यानी बैक्टीरियोफाजिस में होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जो वायरस इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को, वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल्स,
जो भी वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे उनमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। दे मे आइदर कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज इन फर्स्ट केस, हो सकता है उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, या हो सकता है उनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। एनिमल्स को यानी कि हमको इन्फेक्ट करने वाले वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। लेकिन कभी भी सारी पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं होगी, इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी। अब हमने लिखा सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, ये सपोज डीएनए है, ये क्या है डीएनए। अब यहाँ पे कितना स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है हमको, एक, तो इसको हम बोल देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिकॉज इसमें क्या है एक स्ट्रैंड, और इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एसएस डीएनए। क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, एसएस डीएनए। वही अगर हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड बना दें, तो यहां पर मेरे पास कितने स्ट्रैंड हो गए, एक और दो, तो इसे बोलेंगे हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड मतलब यहां पर कितने स्ट्रैंड हो गए, दो। डीएस स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड। सो सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड का मीनिंग हो गया क्लियर। सिंगल स्ट्रैंड मतलब केवल एक स्ट्रैंड होगा, और डबल स्ट्रैंड मींस दो स्ट्रैंड होंगे, एक बेसिक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास एक और स्ट्रैंड होगा। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो कोड के फॉर्म में होता है, मतलब वो इस न्यूक्लिक एसिड को, इस डीएनए या आरएनए को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन कोड को जनरली हम बोल देते हैं कैप्सिड। प्रोटीन कोड वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कैप्सिड। और जो कैप्सिड होता है वो अलग अलग छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। सो यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कैप्सोमियर्स। ये था प्रोटीन वाला पार्ट वायरस के अंदर। अब जो कैप्सोमियर होते हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है। जो फिगर ए है ये है टीएमवी की, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर है हेलिकल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है, हेलिकल। हेलिकल मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये इसका कैप्सिड हो गए, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया आरएनए, और ये क्या हो गया, कैप्सिड। ऑब्वियसली किसको इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट को, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए, और वो भी कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट गिवन है हमको बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर गिवन है कॉलर, शीट, टेल फाइबर, जो इसको मदद करेगी होस्ट पर अटैच होने में, अटैच विद होस्ट। अब इसका जो हेड है, कैप्सिड है यहाँ पर, उसका अरेंजमेंट है हेक्सागोनल। कैसा अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब हेक्सा मीन्स यहाँ पर कितने आर्म्स है टोटल, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये किसका है स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफाज का। अब एनसीईआरटी में मेंशन है वायरस से होने वाली कुछ डिजीजेस प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो प्लांट्स, एनिमल्स में ये करते हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। एड्स हमने सुना है बहुत कॉमन डिजीज है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको कॉज करता है एचआईवी वायरस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। बस अभी हमें डिजीजेस के नेम याद रखने हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। उसके बाद प्लांट्स में देखें तो मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसा अभी हमने टोबैको प्लांट में देखा था, ब्लड से पैचेस बन जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, सीज हो जाती है। उसके बाद लीफ रोलिंग या कर्लिंग, लीफ कर्ल हो जाती है। नेक्स्ट लीफ येलोइंग और वेन क्लियरिंग, लीफ का जो कलर होता है वो लीफ पीली पड़ जाती है, येलो हो जाता है, यानी उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है लाइकेन। अब हमने डिस्कस कर लिया वायरस को, उसके बाद लाइकेन जो होते हैं, हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गे का और फंजाई का। इनको भी किंगडम में कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं दिया गया कि किंगडम इसको कौन सी किंगडम में रखना है। हालांकि एल्गे का हमें पता है ये कौन से किंगडम में आएंगे, फंजाई कौन से किंगडम में आएंगे, लेकिन लाइकेन किसी भी किंगडम के मेंबर नहीं है। सो व्हाट इज लाइकेन? इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच का होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये इस टाइप का रिलेशनशिप होता है कि यहाँ पर एल्गे और फंजाई दोनों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। जैसा कि हमको पता है कि एल्गे होता है ऑटोट्रॉफिक। एल्गे कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। और फंजाई होता है हेटेरोट्रॉफिक, मींस ये खुद का फूड खुद से नहीं बनाएगा। तो एल्गे फंजाई को प्रोवाइड कर देगा फूड, प्रोवाइड फूड टू फंजाई, बिकॉज लाइकेन में एक मेंबर एल्गे है ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना फूड खुद से बना रहा है, तो फंजाई को दे देगा फूड। बदले में फंजाई एल्गे को शेल्टर यानी रहने की जगह एज वेल एज उसको खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कर देगा। फंजाई क्या मदद करेगा? इट प्रोवाइड्स शेल्टर एज वेल एज absorb water and mineral for photosynthesis। यहाँ पर एल्गे बिकॉज ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद से बना रहा है, तो फंजाई को खाना बना के दे देगा। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, वो खुद का खाना नहीं बना रहा, खाने के लिए वो एल्गी पे डिपेंडेंट है, पर वो उसकी थोड़ी मदद कर देगा, जैसे उसको मकान दे देगा, घर दे देगा रहने का, शेल्टर दे देगा, एज वेल एज उसको वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करा देगा खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। अब यहाँ पर जो एल्गी वाला पार्ट होता है, एल्गल कंपोनेंट को हम बोलते हैं एल्गल कंपोनेंट, उसको बोलते हैं हम फाइकोबायंट। क्या बोलते हैं? फाइकोबायंट। और यहाँ पर जो फंगल कंपोनेंट होता है, फंगल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं माइकोबायंट। माइकोबायंट। एल्गी वाले पार्ट को बोलेंगे हम फाइकोबायंट। फाइको वर्ड इज फॉर एल्गी, और फंगल पार्ट को बोलेंगे, फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायंट। माइको इज फॉर फंजाई। अब अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में गिवन है कि ये दोनों इतने क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कि जब अगर इन्हें कोई ऑब्जर्व करेगा तो वो ये नहीं बता सकता कि ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। हालांकि ये दोनों है डिफरेंट, लेकिन इनका एसोसिएशन इतना ज्यादा क्लोज है कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को, एसोसिएशन is very close that we can't determine that these are
different organisms. हमने लिखा कि इनका एसोसिएशन इतना अच्छा होता है, इतना क्लोज होता है कि कोई भी इनको ये नहीं बता पाएगा कि ये दो अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। एक और पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो लाइकेंस होते हैं ये कभी भी पॉल्यूटेड वाटर में नहीं उग सकते। अगर ये कहीं पर ग्रो नहीं कर पा रहे, मतलब वहां पे जो पानी है वो क्या है, पॉल्यूटेड है, मतलब दीज आर गुड वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर। दीज आर अ good indicator of water pollution। ये वाटर पॉल्यूशन को काफी अच्छे से इंडिकेट कर सकते हैं, बिकॉज रीजन इज these can't grow in पॉल्यूटेड वाटर, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर में यानी कि गंदे पानी में कभी ग्रो ही नहीं करेंगे, तो ये वाटर पोल्यूशन को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से इंडिकेट। ये था हमारा ओवरव्यू लाइकेन का। उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हमें डिस्कस करना है, वायरॉइड्स और प्रियोन्स। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, वायरस को और लाइकेन को। वायरस को हमने काफी डिटेल में देखा, उसकी डिस्कवरी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को। अब हम डिस्कस करेंगे वायरॉइड्स को। अब वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी थी उसका क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट टीओ डिनर को। ईयर था 1971, याद रखना है बिकॉज मेंशन है एनसीईआरटी में। टीओ डिनर ये स्टडी कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये क्या स्टडी कर रहे थे, पोटैटो में एक डिजीज स्टडी कर रहे थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इस डिजीज में जो पोटैटो का ट्यूबर वाला पार्ट है वो हो जाता है स्पिंडल शेप्ड, यानी कुछ ऐसा, यानी इसके अंदर स्टार्च का कंटेंट बहुत ज्यादा घट जाता है। पोटैटो का जो ट्यूबर है उसकी शेप हो जाती है स्पिंडल जैसी, और इस डिजीज को कॉज कर रहा था, कॉज्ड बाय पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। कौन कॉज कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि हमने तो सिर्फ वायरस को पढ़ा था, वायरॉइड क्या होते हैं। सो इंट्रो लिखते हैं, वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स having free RNA without protein code। वायरॉइड्स बेसिकली होते क्या है, दीज आर इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब ये वही वायरस की तरह इन्फेक्शन करेंगे विद फ्री आरएनए। इनके पास क्या होता है, फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, मतलब जो इनका आरएनए है वो फ्री है, वो किसी भी प्रोटीन कोड से बाइंड नहीं है। अगर इस वायरॉइड के आरएनए के पास प्रोटीन कोड नहीं है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑब्वियसली कम होगा और इसका साइज होगा वायरस से छोटा। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोड तो है ही नहीं, और दूसरा इनका जो साइज है वो भी छोटा होगा, किससे, वायरस से। इनका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू वायरस, और वायरस का साइज ऑलरेडी किससे छोटा था, बैक्टीरिया से। वायरस क्या थे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और जो वायरॉइड्स हैं ये स्मॉलर देन वायरस है, यानी सबसे बड़ा बैक्टीरिया हो गया, फिर वायरस, और सबसे छोटे वायरॉइड्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या होता है, प्रियोन्स आर, सिंपली याद रखना है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन।
प्रियॉन्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें प्रोटीन की फोल्डिंग नॉर्मल ना होके कैसी हो जाती है, एबनॉर्मल, यानी कि इरेगुलर फोल्डिंग। अगर हम बात करें प्रियॉन्स की साइज की, तो प्रियॉन्स का साइज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ वायरस। अब यहाँ पे हम पूरा कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रियॉन्स का साइज है वायरस के साइज के बराबर, और वायरस का साइज था बैक्टीरिया के साइज से छोटा, यानी बैक्टीरिया बड़े थे, वायरस छोटे थे। और वायरॉइड्स की बात करें तो ये वायरस से छोटे थे। तो हमें ऐसा कुछ ऑर्डर देखने को मिलेगा, सबसे छोटे वायरॉइड्स, फिर प्रियॉन और वायरस का साइज बराबर, और उससे बड़ा बैक्टीरिया। अगर प्रियॉन्स की बात करें तो एनसीईआरटी में हमें 2 डिजीज मेंशन है। फर्स्ट है हमारे पास बीएससी या मैड काउ डिजीज, ये होती है कैटल्स में। अब बीएससी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। सिर्फ नाम याद रखना है, हमको इसे डिटेल में नहीं पढ़ना। प्रियॉन से बेसिकली ये होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, साइज है इनका वायरस के बराबर। ये कैटल्स में डिजीज कॉज करते हैं बीएसई या मैड काउ डिजीज। बीएसई स्टैंड्स फॉर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। वही ये ह्यूमंस में एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जैकॉब डिजीज। क्या बोलते हैं, जैकॉब डिजीज, या शॉर्ट फॉर्म हो गई सीजेडी। इन दोनों ही डिजीज में जो हमारे ब्रेन में जो टिश्यूज होते हैं वो डिस्टरप्ट हो जाते हैं, उनका जो साइज है वो खराब हो जाता है, शेप खराब हो जाता है, और हमें मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। तो इनमें क्या हो जाते हैं, हमारे दोनों ही डिजीज में टिश्यूज ऑफ ब्रेन got damaged and we suffer from mental disorder। क्या हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर। और इन दोनों ही डिजीज को कॉज कौन करते हैं, प्रियॉन्स, जो कि है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और ये भी हमको याद रखना है कि प्रियॉन का साइज वायरस के बराबर, वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा, और वायरॉइड का साइज वायरस या प्रियॉन से छोटा। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि वायरॉइड, प्रियॉन, लाइकेन, वायरस, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।